भगवान शंकर का और अंधकासुर का, इनका काफी सालों तक युद्ध चलता है। और इस युद्ध के अंदर होता क्या है कि दोनों में से किसी की भी विजय नजर नहीं आती है, इतना जबरदस्त युद्ध चलता है। तो जब ये आपस में लड़ते हैं तो इनके जो पसीना गिरता है इनका, उस पसीने की बूंदों से एक आकृति उत्पन्न होती है। वो आकृति साइज में बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उसको देख के सभी लोग घबरा गए, देवता भी घबरा गए और दानव भी घबरा गए। जब वो आकृति, दानवों को लगा कि ये देवताओं की तरफ से कोई बड़ा देव आया है, और देवताओं को ये लगा कि दानवों की तरफ से कोई बड़ा देव आया है, दानव आया है, सॉरी। तो दोनों ही घबरा गए, वो सोचे कि ये क्या चीज आ गई नई, तो उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। अब जैसे इसको, इस आकृति को मारने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं, तो ये आकृति भागती है, और ये आकृति भागती भागती पहुंचती है भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास जब ये आकृति पहुंचती, सॉरी, भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है। भगवान ब्रह्मा जी के पास जब ये आकृति पहुंचती है, तो देखिए होता क्या है, ये आकृति ब्रह्मा जी के चरणों में गिर जाती है सीधा जाके। जब ब्रह्मा जी के चरणों में ये गिर जाती है, तो ये जिस तरह गिरते हैं ब्रह्मा जी के चरणों में, वो औंधे मुंह गिरते हैं, है ना। और उसी तरह हमने दिखाया है, देखिए आप यहाँ पे जो डिजाइन देखेंगे, ये वास्तु पुरुष की आकृति आपने देखी, औंधे मुंह ये वहां पे जाके लेट जाते हैं ब्रह्मा जी के चरणों में। जब ब्रह्मा जी के चरणों में लेट जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को ये पता है कि अपना मानस पुत्र है ये, तो उन्हें सारी सृष्टि का पता है, सृष्टि में कौन क्या बना है, कैसा हुआ है। तो वो इसको उठाते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा आप मेरे मानस पुत्र, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। इतने में पीछे से जितने भी देवता हैं, ये देवता आके इनके शरीर पे विराजमान हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखो ये सारे देवता विराजमान हैं इनके शरीर पे। ये 45 देवता हैं, ये इनके शरीर पे विराजमान है, इसमें देवता भी हैं और दानव भी हैं। तो जब इनके शरीर पे विराजमान हो जाते हैं, तो वो लोग इनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप लोग घबराए नहीं, ये मेरा मानस पुत्र है, और इसका नाम जो है वो है वास्तु पुरुष, वास्तु देव है। जैसे आप लोग देवता और दानव हैं, वैसे ही ये वास्तु पुरुष है, और इसका इस दुनिया के अंदर बहुत ही बड़ी भूमिका है। तो वास्तु पुरुष जी उनको नमन करते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे बताइए, ब्रह्मा जी महाराज, अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है इस दुनिया में, मैं आपका पुत्र हूं, मैं उस दुनिया में क्यों आया हूँ, और मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, आप बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने भूख को शांत करूं। क्योंकि अभी रास्ते में देखते हैं ना, तो सब कुछ खाते हुए आते हैं, इनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। मैंने तेरे लिए एक ऐसी व्यवस्था की है कि इस दुनिया में जो भी इंसान अपना मकान बनाएगा, तुम उनके घर में जाके निवास करोगे, और जो तुम्हारे को फॉलो करेगा, मतलब वास्तु को फॉलो करेगा, उसके दुखों को तुम खा जाओगे, और जो वास्तु को फॉलो नहीं करेगा, उसकी खुशियों को तुम खा जाओगे। इसलिए हम कहते हैं ना, वास्तु से जिसने घर नहीं बनाया उसकी खुशियां चली जाएगी, और जिसने वास्तु को फॉलो किया उसके घर में खुशियां आ जाएगी। तो ये वरदान ब्रह्मा जी का दिया हुआ है वास्तु पुरुष को, इसको किसी भी हाल में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो ये हम लोग आज जो वास्तु पढ़ रहे हैं, ये वास्तु आया है विश्वकर्मा प्रकाश से। विश्वकर्मा प्रकाश एक ग्रंथ है जो कि विश्वकर्मा जी ने लिखा था। विश्वकर्मा जी ने जो विश्वकर्मा प्रकाश लिखा था, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो आपने देखा जो मैं आपको बता रहा था कि दो बातें हैं, दो बातें हमने बताई, डिफरेंस बिटवीन ज्योतिष एंड वास्तु। वास्तु दिया हुआ साइंस है। हाँ वरुण जी नमस्कार, आप प्लीज म्यूट कर लें, अपन अभी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो फिर अपन बात करें, बाद में बात करेंगे ना, आप थोड़ा लेट हो गए आज, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ज्योतिष जो है वो है संत महात्माओं का द्वारा लिखा हुआ, और वास्तु जो है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ। तो हमें लाइफ के अंदर हमेशा जब भी हम आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हम वास्तु को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, और ज्योतिष को हम सेकंड नंबर पे लेंगे। 90% लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, वो इस चीज को प्रायोरिटी नहीं देते कि उसके घर में वास्तु क्या हो रहा है। वो ये देख के कुंडली में बोल देते हैं कि साहब इसके कुंडली के अंदर तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, इसके तो विपरीत राजयोग बन रहा है ना, इसको तो लाइफ के अंदर ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी।
इसके मंगल चंद्र का योग बन रहा है, बहुत पैसा आएगा इसकी लाइफ में। लेकिन वो ये नहीं देखता कि अगर उसने वास्तु के अंदर अपने घर को गड़बड़ कर दिया तो किसी भी हाल में ज्योतिष फलित नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की वाणी है। तो आप इस चीज को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके चलें कि हमें वास्तु को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना है। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं आज बेसिक लेवल में हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योतिष सबसे पहले। अब देखिए, आप सब लोग प्लेनेट के बारे में जानते हैं, तो हम प्लेनेट से शुरू करते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये हमारे प्लेनेट हैं। राहु और केतु ये हमारे छाया ग्रह हैं। क्या है सर? राहु और केतु छाया ग्रह हैं, और बाकी जो प्लेनेट हैं वो प्लेनेट हैं। इनको हम प्लेनेट नहीं मानते, राहु और केतु को, इनको छाया ग्रह मानते हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। राहु और केतु का अस्तित्व नहीं है, ये एनर्जीज हैं, और बाकी प्लेनेट है उनका सौर मंडल में भी अस्तित्व है। अब देखिए कहानी क्या होती है। जब भगवान घर बांट रहा था तो इन सभी को बोला गया कि आप लोग अपना अपना घर ले लो। ये जितने भी प्लेनेट है ना, इनको बोला गया कि आप लोग अपने अपने घर ले लो। जब भगवान घर बांट रहे थे, टोटल 12 घर हैं, तो 12 घर इनको लेने हैं। तो अब देखिए होता क्या है, सूर्य और चंद्रमा ये ठहरे राजा और रानी। तो इन्होंने क्या किया, एक एक घर ले लिया, है ना। सूर्य ने अपना एक घर ले लिया। उसी तरह जब राशि भी इनको बांट रहे थे, भाई 12 राशियां हैं तो आप अपनी राशि ले लो। तो सूर्य ने अपनी एक राशि ले ली। सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह राशि। राशि का नंबर क्या है? 5 नंबर। प्लीज म्यूट कर लें, पीछे से जहां भी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लें। चंद्रमा जो कि रानी है, उन्होंने भी क्या किया, 4 नंबर वाला जो राशि है, कर्क राशि जिसे कहते हैं, वो ले ली। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इसको लियो, इसको कैंसर। और बाकी जितने भी थे प्लेनेट, भाई वो तो, ये तो राजा रानी थे तो शर्म आ गया, तो एक एक लेके अलग हो गए। बाकी सबने क्या किया, मौका देख के 2-2 घर उठा लिए। तो सबसे पहले बुध जो ग्रह है, उनको मिले 2 राशियां, 3 और 6 नंबर। 3 और नंबर 6 राशियां कौन सी हो गई? पहली राशि हो गई मिथुन राशि, दूसरी राशि हो गई कन्या राशि। ठीक है, जेमिनी एंड वर्गो। मंगल ने भी 2 राशियां हथिया ली। कौन कौन सी राशि हटाई? पहली तो मेष राशि, दूसरी इन्होंने कौन सी ले ली? वृश्चिक राशि। ठीक है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। गुरुदेव थे, गुरुदेव भी 2 ले लिए, 9 नंबर और 12 नंबर राशियां। 9 वाली आपको पता ही है कौन सी है, धनु राशि, और 12 नंबर वाली राशि है मीन राशि। फिर आ जाइए शुक्रदेव पे। शुक्रदेव ने भी 2 राशियां ले ली, 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर है वृष राशि और 7 नंबर है तुला राशि। शनिदेव आ गए, शनिदेव ने भी 2 राशियां ले ली, 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर है मकर राशि, 11 नंबर है कुंभ राशि। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने अपने जो भी इनको चाहिए थे वो इनको भगवान ने दे दिए। सर शुक्र का जरा रिपीट करेंगे? सर शुक्र के 2 हैं, 2 और 7, वृष राशि और तुला राशि। अब आपको क्या करना है, इन चीजों को एज इट इज याद करना है। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ना कि जब राशियां बटने लगी तो किसको कैसे कैसे बटी, उस हिसाब से आप याद रखो, ताकि आपको क्या माइंड में उसी तरह ध्यान रहेगा। राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, ठीक है। और हम जब उच्च नीच का फार्मूला चलेंगे आगे, जब हम देखेंगे तब हम बता देंगे कि राहु और केतु कहाँ पे उच्च होते हैं, कहाँ नीच होते हैं, तो वो उसको ही अपनी राशि मानते हैं। एक्चुअल में इनकी कोई राशि नहीं है।
ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला आपको याद करना है। तो इसके बाद आ जाते हैं हाउसेस पे। न्यू स्लाइड लेके बताता हूँ। देखिए हाउस की क्या कहानी है। जैसे अपन जिस घर में रहते हैं ना, ये है हमारी कुंडली। कुंडली कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, जो बिल्कुल बेसिक से लोग आए हैं उनको बताऊंगा। ये जो हाउस होगा ये हमेशा 1 नंबर होगा, ये हाउस हमेशा 2 नंबर होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा। जैसे मकान होता है, मकान का मकान नंबर होता है ना। अब मकान नंबर चेंज हो जाता है लेकिन मकान स्थिर रहता है। वैसे ये 12 हाउसेज हैं, हाउस हमेशा स्थिर रहेंगे। पहला घर ये है लग्न। लग्न होता है हमारा शरीर। पहले घर से हम देखेंगे हमारा शरीर देखेंगे, हमारी पर्सनैलिटी देखेंगे, हमारी हेल्थ देखेंगे पहले घर से। दूसरा जो घर है इससे हम देखेंगे अपना कुटुंब और हमारा जो धन। कौन सा धन? जो बैंक में जमा है वो धन हम देखेंगे 2 नंबर से, 2 नंबर हाउसेस से। मैं हाउसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 नंबर हाउसेस से हम देखेंगे हमारी वाणी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं तीसरे नंबर के हाउस पे। तीसरे नंबर का जो हाउस है ये हाउस है पराक्रम का, मेहनत का हाउस है ये। और आपके छोटे भाई बहन का भी हाउस। ठीक है, 4 नंबर जो है ये आपकी मदर का हाउस है, माँ का। अब माँ का हाउस है तो सबसे बड़ी खास बात क्या है, देखो अब 4 नंबर आप लिखा हुआ है ना यहाँ पे। 4 नंबर मैंने क्या बताया था? चंद्रमा। चंद्रमा कौन हो गई? माँ। इस तरह आपको कनेक्ट करना है हर चीज को। फिर चंद्रमा से क्या मिलती है? प्रॉस्पेरिटी। तो ये प्रॉस्पेरिटी का भी हाउस है। आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कौन सा हाउस बताएगा? 4 नंबर बताएगा आपको प्रॉस्पेरिटी हाउस। आपको प्रॉपर्टी भी 4 नंबर देगा। ठीक है, आपको जो शांति मिलेगी ना मन की, वो भी 4 नंबर देगा। प्लीज म्यूट कर लें। सभी म्यूट है, पता नहीं वॉइस कहाँ से आ रही है थोड़ी। ठीक है, 5 नंबर जो हाउस है वो है एजुकेशन का, आपकी पढ़ाई का हाउस है, आपके प्यार का हाउस है। लव मैरिज की जब भी आप बात करेंगे 5 नंबर से करेंगे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात करेंगे 5 नंबर से करेंगे हम लोग। हम एक कंसल्टेशन की बात करेंगे, कोई कंसल्ट करता है किसी को, तो वो 5 नंबर से करेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे पूर्व जन्म के जो भाग्य है, पूर्व जन्म का जो हमारे कर्म है, पूर्व जन्म के, सॉरी भाग्य नहीं, पूर्व जन्म के कर्म, वो आएंगे 5 नंबर से। 5 नंबर हाउस से। या हाउस की बात हो रही है, यहाँ राशि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर जो हाउस है, यहाँ पे 3 चीजें आती है। एक तो आती है यहाँ से बीमारियां, एक आता है यहाँ से कर्जा, और एक आता है यहाँ से दुश्मन। ये तीनों चीजें इस घर में हैं। इस घर से हम इन तीनों चीजों को देखते हैं। पर एक बहुत अच्छी बात है इस घर की, वो आता है कंपटीशन क्रैक करने की ताकत। इस घर से आती है नौकरी, जॉब, और कंपटीशन को क्रैक करेंगे अगर ये घर अच्छा होगा। 7 नंबर किसका है? आपके पार्टनर का। पार्टनर कौन से? पार्टनर आपका चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो। आपके डेली के जो खर्चे हैं और डेली की जो इनकम है, आपकी डेली इनकम जो है वो आएगी 7 नंबर वाले हाउस से। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी डेली इनकम आती है, जैसे आपका किराने का काम हो, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कंसल्टेशन का काम करते हैं, आपकी कोई दुकान है जहाँ पे डेली इनकम आती है आपके पास, आपका रेस्टोरेंट है, तो आप सारा हम यहाँ से करेंगे 7 नंबर हाउस से। फिर आ जाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर हाउस को लोग बहुत बेकार बोलते हैं क्योंकि ये देता है मृत्यु तुल्य कष्ट। 6 नंबर देता है बीमारी, और 8 नंबर उस बीमारी को एलिवेट कर देता है और बना देता है मृत्यु तुल्य कष्ट। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए 8 नंबर वरदान है।
अगर 8 नंबर किसी के इन्वॉल्व नहीं है तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, ये मानिए, क्योंकि ये हाउस है रिसर्च का, ऑकल्ट। ऑकल्ट साइंस का, ऑकल्ट साइंस का, रिसर्च का, टेक्निकल काम का। टेक्निकल काम भी यहीं से होते हैं। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं ना, जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बने हैं, या जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर बने हैं, वो सारे 8 नंबर उनका एक्टिवेट होगा, 8 नंबर से पावरफुल होंगे। अब आ जाइए आप 9 नंबर। 9 नंबर भाग्य का है। इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं भाग्य को, कि भाई मेरा भाग्य अच्छा होना चाहिए, मेरा भाग्य सबसे पावरफुल होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, भाग्य कैसे बनेगा? भाग्य बनाया नहीं जा सकता, भाग्य आप लेके आते हो, क्योंकि ये आपका पास्ट है। बहुत लोगों को इस चीज में हमेशा कंफ्यूजन हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं 5 नंबर आपका पास्ट है, 5 नंबर आपका फ्यूचर है, और 9 नंबर आपका पास्ट है। ठीक है, इसलिए भाग्य को आप खुद नहीं बना सकते, भाग्य आपका बना हुआ आता है, ऊपर से लिखा हुआ ही आता है। अंबानी के घर बेटा जो पैदा हुआ है, उसका उसका भाग्य ऐसा था कि वो अंबानी के घर पैदा हुआ, और किसी गरीब के घर पैदा हुआ है तो उसका भाग्य ऐसा था वो किसी गरीब के घर पैदा हुआ। बाद में जो बनाया जाता है वो सब बाद की बातें हैं, वो अपना कर्म है। तो कर्म से आप भाग्य को संवार सकते हो, भाग्य को बना नहीं सकते, भाग्य लिखा हुआ आता है। इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट कितना भी कोशिश कर ले, उस इंसान को प्रीमियम लाइफ तो दे सकता है, लेकिन उस इंसान को वो लाइफ नहीं दे सकता। अगर वो टाटा अंबानी बनना चाहे या वो मोदी बनना चाहे तो वो नहीं बना सकता उसको। उसके लिए उसका भाग्य में वो ताकत होनी चाहिए। अब आ जाइए 10 नंबर में। 10 नंबर के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एस्ट्रोलॉजर को इस पे कमांड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले इंसान ये पूछेगा, साहब मैं नौकरी कौन सी करूं, मैं काम धंधा क्या करूं। और इंसान का अगर 10वां हाउस जो है, मुझे मान सम्मान कैसे मिलेगा, ये है आपके काम धंधे का हाउस, आपके प्रोफेशन का हाउस। अगर आपका प्रोफेशन देखना है तो 10th हाउस से देखेंगे। 10th हाउस आपको देता है सम्मान, 10th हाउस आपको देता है पावरफुल पर्सनैलिटी, सोशल रेस्पेक्ट, और प्रोफेशन तो देता ही देता है, प्रोफेशन तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही। अब आ जाइए साहब, लोग कहते हैं साहब सब कुछ हो गया, अब बात करो नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट वो आता है 11th हाउस से। आपने कमाया तो है, आपके पास डेली इनकम भी आ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या निकला, वो आएगा 11th हाउस से। 11th हाउस इज नेट प्रॉफिट, इज दिस इज इनकम। आपकी इनकम कितनी है, नेट इनकम, वो बताएगा 11th हाउस। 11th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इच्छा पूर्ति का हाउस है। आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी वो बताएगा 11th हाउस। एस्ट्रो वास्तु में 11th हाउस को मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। अगर किसी इंसान के, जब मैं एस्ट्रो वास्तु आपको बताएंगे हिट थ्योरी, अगर उसके 11th हाउस पे हिट आ गई किसी भी प्लेनेट की, तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, चाहे वो जितना जोर लगा ले, चाहे उसकी सारे राजयोग बन रहे हो। लेकिन अगर एस्ट्रो वास्तु कह रहा है कि उसके हिट आ रही है इच्छा पूर्ति में, तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी जब तक हम उस हिट को रिमूव नहीं करेंगे। वो हमारा लास्ट का पार्ट है, वो लास्ट में हम शेयर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं बातें आपसे करता जाऊंगा। इसके बाद आ जाइए सोशल का जो हाउस है ना, आपकी सोशल आपका सर्किल है, वो भी 11th हाउस से बताते हैं। आपके मित्र जो लोग हैं वो भी 11th हाउस बताते हैं। फिर आ जाइए 12th हाउस। 12th हाउस की सबसे बड़ी खास बात है, आते इंसान बोलता है भैया 12th हाउस में कोई खराब प्लेनेट नहीं आ जाए। क्यों? क्योंकि खर्चा बहुत होगा। 12th हाउस खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खर्चा बताता है। आपका पैसा पानी की तरह बहेगा अगर 12th हाउस खराब हो गया। 12th हाउस में अगर चंद्रमा आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे, चंद्रमा क्या है? पैसा। 12th हाउस क्या है? लॉस। तो आपका पैसा लॉस हो रहा है, पैसा पानी की तरह बह रहा है आप। इसी तरह हम क्या देखते हैं, 12th हाउस अगर विदेश में है इंसान, तो 12th हाउस उसी के लिए अच्छा हो गया। अभी मेरे पास 3 दिन पहले एक यूएस का क्लाइंट आया था, उसका 12th हाउस एक्टिवेट था। वो चला तो गया यूएस, स्टेबल नहीं हो पा रहा वहां पे। मैंने उसको ये बताया कि भाई आप यहीं पे रहो, यहाँ स्टेबल हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप आए सही जगह पे हो, यहाँ पे आप